वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 दादी माँ। आज हम करेंगे पार्ट 2 दादी माँ। तो इसमें क्या है, कवि जो है अपनी दादी माँ के बारे में सोच रहा है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे कैसे वो दादी माँ के बारे में सोचता हुआ क्या सोचने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि क्या कह रहा है। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने कम से कम बीसों यानी कि 20 गर्मी सर्दी बरसात बसंत इतनी चीजें देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन जो है हमेशा नहीं भी तो कभी कभी अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक यानी कि मेरे को चाहने वाले मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी कि जो मुझे अपना, मेरे को लगता है ना कि वो मेरे अपने हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम तेरे अपने हैं, और पीठ पीछे मेरी मजाक बनाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। कभी सोचता है कि मैं उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी कि वो कह रहा है मैं सोचता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे सामने ना किसी की एक धुंधली सी छाया आ जाती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरे ले रहा है। तो कवि कहां पर पहुंच गया? अपने गांव में। और उसको कौन से दिन याद आ गए? कवार के। और वहां पर क्या याद आ गया? पानी हिलोरे लेता हुआ। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेरूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। कैसे? झाग भरे जलाशयों में। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर वो कहते हैं ये जो महीने थे ना, इनमें ये चीजें ना मिले, कोई अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब कवि कह रहा है, अपनी याद कर रहा है बचपन की। कहता मैं दो एक दिन ही नहाया था कि बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। कवि कह रहा है कि मैं चादर लपेटे हुए सोया था। याद कर रहा है वो। दादी माँ आई। आ गई ना दादी माँ की कहानी, अब शुरू हो गई। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर संध्या टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। कवि कह रहा है मेरा सिर भी छुआ और मेरा पेट भी छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई।
उन्होंने कहा कुछ ऐसी, उन्होंने मतलब जो दिखती नहीं है चीज, ऐसी कोई चीज की मिट्टी मेरे मुंह में डाली और मेरे माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रही। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, यानी कि सेवा कर रही है। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। ज्वर यानी कि बुखार। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी के नुस्खे बहुत पता थे दादी माँ को। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, यानी कि वो अंदाजा लगा लेती थी कि किसको क्या हुआ है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। अब वो क्या कह रहा है कवि, कि पहले तो वो दादी के बारे में बता रहा है कि दादी मेरी कैसे सेवा करती थी, लेकिन वो कह रहा है बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन अब क्या होता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, जो नौकर है यानी कि बेस में जो है, मेस में जो मैस होती है ना उसमें, वो बनाकर खिचड़ी दे जाता है, साबू दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुकैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है। वो कहते हैं जो वो दवाई देते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि वो पीनी पड़ेगी, ऐसा लगता है बुखार भाग ही गया है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। वो कहते हैं अब मुझे ऐसा लगता है ये बुखार ही ना आए मुझे ऐसा। किशन, भैया की शादी ठीक हुई। अब ये उसके भाई आगे कवि के, किशन भैया। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार प्रोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अब दादी माँ जो थी कुछ करती तो थी नहीं, लेकिन सभी लोग उनकी उपस्थिति चाहते थे, यानी कि कोई भी काम हो तो दादी माँ का होना जरूरी है। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, कवि कह रहा है एक दिन मैं दोपहर को घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, यानी कि कोई रामी की चाची खड़ी थी जिस पर बिगड़ रही थी। सो ना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कहती कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अब वो जो थी उसने पैसे देने थे, लेकिन अब वो कह रही है कि मेरी तो बेटी की शादी है। अब दादी माँ से रिक्वेस्ट कर रही है, तो दादी माँ क्या कह रही है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने तो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है,
दे देगी कभी। अब कवि बीच में बोल पड़ा कि जब देना होगा दे देगी दादी, छोड़ो। चल चल चला है समझाने। अब दादी कह रही है कवि को, चल चल चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर वो कहा, ओरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी। 10 5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, उसने कहा, उसको चाची को कवि ने, कि उस दिन तो तेरी मेरी दादी तेरे को बहुत डांट रही थी, लेकिन अब कह रही है सहायता कर रही है। वह तो बड़े लोगों का काम है। अब चाची क्या कह रही है, वह तो बड़े लोगों का काम है। बाबू रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, यानी कि बहुत बड़े हॉल में। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, यानी कि वो जब आया शादी में उस समय बारात जा चुकी थी। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल कर बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। यानी कि मैंने हंसी उड़ा दी थी ना, मेरी हंसी छूट गई थी। यानी कि कवि कह रहा है, इसलिए मैं चुपचाप दादी माँ की छाया में खड़ा हो गया, जिससे क्या है माफी मिल जाएगी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माह के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे?
तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है पूछ? दादी माँ कह रही है, क्या है पूछ? तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। कौन? बाबूजी और किशन भैया। अब दादी माँ क्या कह रही है? रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, यानी कि उनको ना भरी सी आवाज में उन्होंने कहा, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप ग्रस्त देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। अब वो दादी के बारे में जो सोच रहे थे ना, उन्हें लगा मुझे देवी सी लग रही है वो। और अब वो जो धुंधली सी छाया कवि के सामने आई थी, वो विलीन यानी कि वो चली गई। मैंने देखा, दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। एक कौवा आके कवि की खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। तो कब सोचा उसने? देखो लास्ट में कवि क्या कह रहा है, कब सोचा उसने ये सारा कुछ? कि किशन भैया का एक पत्र आया था, जिसकी वजह से उनकी दादी की छवि उनके सामने आ गई। तो उसमें क्या लिखा था, अब देखिए, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी कि जो किशन भैया ने उनके पास पत्र भेजा था, उसमें क्या लिखा था कि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो कवि के सामने ये सारी स्टोरी उनकी, जैसे ही उन्होंने पत्र में पढ़ा, उनके आंखों के सामने आ गई कि हम दादी के साथ कैसे रहा करते थे और हमारी दादी कैसी थी। धन्यवाद।